बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हाल ही में सऊदी अरेबिया और लीबिया के अहम सरकारी दौरे किए हैं, जिनका मकसद दोनों ममालिक के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाना और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए शराकत दारी को फरोग देना था। अब सऊदी अरेबिया के दौरे के दौरान सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने उन्हें सऊदी अरब का आला तरीन अस्करी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल पेश किया। ये अवार्ड उनकी नुमाया अस्करी खिदमात, पेशा वाराना क़यादत, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी के एतराफ़ में दिया गया। इससे पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लीबिया का सरकारी दौरा भी किया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ साथ खुशामदीद कहा गया और उन्हें मुलाकात लीबियाई अरब के फील्ड मार्शल खलीफा बिन कासिम हफ्तार से हुई। मुलाकात में लीबिया के साथ दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने, तरबियत और इस्तादिकार में इजाफा और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन के मौज़ूआत पर तफसील से बातचीत हुई। पाकिस्तान की जब पॉलिटिकल सिचुएशन की हम बात करें तो ऐसे में सियासी कशीदगी में एक बार फिर इजाफा हो गया है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की तजवीज़ एक बार फिर से मुस्तरद की है और साथ ही साथ पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात ने वाज़ेह किया है कि एहतजाजी तहरीक से मुतालिक बानी पीटीआई की हिदायत ही हतमी होगी और इसी पर अमल किया जाएगा। जबकि हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि बानी पीटीआई के साथ कोई मुज़ाकरात उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक वो मुआफ़ी पेश नहीं करते। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का ये कहना है कि बानी पीटीआई ने अपना मुकदमा खुद खराब किया और आज उनके हक में कोई जमानत देने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश की है, ताकि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में जामे मुज़ाकरात किए जा सकें। ऐसे में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री और 2024 के आम इंतख़ाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात का भी मुतालबा किया है। जबकि हम ये भी देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में हम क्रशिंग का महीना देखें तो ऐसे में बैरून मुल्क से चीनी की दरामद जारी है। वफाकी हुकूमत ने नवंबर में मजीद 76,752 मेट्रिक टन चीनी दरामद कर ली है। आदाद शुमार के मुताबिक नवंबर में 12 अरब 6 करोड़ 60 लाख रुपए की 76,752 टन चीनी दरामद की गई। जुलाई से नवंबर की मुद्दत के दौरान 3,08,142 टन चीनी दरामद की गई, जिसकी मालियत 49 अरब 4 करोड़ 20 लाख रुपए है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी दरामद करने के हुकूमती फैसले की मुखालिफत की थी, जबकि चीनी सरकारी सतह पर टीसीपी के जरिए दरामद करने का फैसला भी हुआ था। विफाक की जानिब से चीनी की दरामद पर टैक्सों से सस्ता भी दे दिया गया था और यही आज की सिचुएशन है कि जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। रिजवान रजी साहब, इसारा नसाब मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू है। स्टार्टिंग विद यू रजी साहब। रजी साहब, बैक टू बैक दो दौरे, दोनों ही अपनी जगह इंतहाई अहमियत के हामिल, सऊदी अरब और लीबिया। इन दौरों की अहमियत आप किस अंदाज में हमारे सामने रखेंगे? क्या वजह है कि फील्ड मार्शल साहब के ये दौरे हम देख रहे हैं पैदर पे हमें नजर आ रहे हैं, जबकि किसी सिविल गवर्नमेंट के किसी मेंबर के नहीं हैं? और दूसरा ये भी कि वो अब तो आपको पता है, पहले कहा जा रहा था कि शायद फील्ड मार्शल साहब का अमेरिका का दौरा भी होना था, लेकिन वो सी भी कैंसिलेशन मंजर आम पर आ चुकी है। तो सर, क्या आपको लग रहा है खत्ते की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल को देखते हुए कि क्या वजूहात हो सकते हैं कि जिनकी वजह पर ये दौरे किए जा रहे हैं? देखिए, जब से एमबीएस आए हैं अमेरिका से वापस दौरा करके, और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि उन्हें फ़लस्तीन का जो मंजूर नहीं है, ये मौजूदा जो अब्राहम अकॉर्ड उसके लिए जो सारा कुछ है, और पाकिस्तान का भी यही नुक्ता नज़र है कि जो इस वक्त अमेरिका ने 20 नकाती एक फार्मूला दिया है, उसमें ना तो फ़लस्तीनियों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की कोई बात की गई है, ना उनके लिए अलग रियासत की बात की गई है। सऊदी अरब का ये कहना है कि जनाब, जब तक फ़लस्तीनियों के लिए अलग मुल्क की बात नहीं की जाती जिसका दारुल हुकूमत जो है वो बैतुल मक़दस हो, और इस बात की गारंटी नहीं दी जाती कि इसराइली जो हैं वो निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जब नहीं चाहेंगे गोली चला के उनको कत्ल कर देंगे, तो हम वहाँ पे स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर नहीं जा सकते और नहीं जाना चाहते। मैं आपको अहम जिम्मेदार ज़राए के हवाले से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो 2 डिवीज़न फ़ौज जिसको तैयारी का हुक्म जारी किया गया था कि वो जाने के लिए तैयारी करे, उनकी तैयारी का अमल भी तातुल का शिकार हो चुका हुआ है इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान ने, जैसा कि प्रोपेगेंडा करती हुई पाई जा रही है, एक मखसूस सियासी जमात की सोशल मीडिया टीम, अगर जाना होता तो वो तैयारी जारी होती ना। इसके बाद ही मार्को रूबियो को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहना पड़ा कि हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसके ऊपर गौर करने का वादा किया है। अब गौर करने का क्या वादा किया है? पाकिस्तान ने तो उनसे
سوال کیا ہے، اور یہ مارکو روبیو صاحب کے منہ سے یہ بات ادا ہوئی کہ پاکستان جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ جو اسٹیبلائزیشن فورس جائے گی اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا۔ ہم آپ کہتے رہتے کہ یہ پروپیگنڈا جھوٹ ہے، لیکن پروپیگنڈا خیر اب بھی جاری ہے، لیکن مارکو روبیو کے منہ سے آ جانے کے بعد چیزیں واضح ہو گئی کہ پاکستان نے روانگی کا کیوں تعطل کیا ہے۔ اس کے بعد سے سعودی عرب کا دورہ جو ہے اسی حوالے سے کہ دونوں نے نوٹس ایکسچینج کیے اور دونوں نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے، اس سے پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی سعودی عرب سے ہو کے آئے ہیں اسی عرصے کے دوران، تو وہ قیادت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے مواقع کے اوپر اب سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا گیا ہے جی، اور صرف وہ سرٹیفکیٹ دکھایا گیا ہے۔ عمومی طور پہ پہلے جو ہوتے تھے ہمارے باجوہ صاحب، وہ ساتھ میں 2-2 کلو سونے کے تاج بھی دکھایا کرتے تھے جو ان کو دیے جاتے تھے، اور اسار رانا جلا کرتا تھا وہ تاج دیکھ دیکھ کے۔ تو چلے بہرحال انہیں صرف وہ سرٹیفکیٹ اور وہ ایوارڈ جو لگتا ہے یہاں پہ وہ دکھایا گیا ہے، وہ سونے کا کوئی لوٹا نہیں دیتا گیا پائے نا۔ اچھا جی، ایک تو یہ بات ہوگی۔ لیبیا جو ہے وہ اس وقت اپنی آرم فورسز کے غیر مؤثر ہو جانے کے بعد جو ہے ان کی جو سینٹرلائز فورس ہے جو پوری ریاست کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، وہ تتر بتر ہو چکی ہے، اور اس لیے لیبیا کو ایک نئے سرے سے فوج بھی ریز کرنی ہے اور ایئر فورس بھی ریز کرنی ہے۔ ایسی صورت کے اندر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا وہاں پہ جانا اور لیبیا کا پاکستان کو اس بات کے لیے انگیج کرنا، 4 ارب 10 کروڑ ڈالر کا معاہدہ ہوا ہے جی، جس کے تحت پاکستان ان کی تینوں فورسز جو ہیں ان کو ریز کرے گا۔ تو مطلب کہ اس میں مشاورت بھی شامل ہوگی، تربیت بھی شامل ہوگی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو اب ویسے تو ہماری ایکسپورٹ کپڑے شپڑے کی، چاولوں شاولوں کی تو بڑھ ہی نہیں رہی، یہ ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے تو اسے ہی بڑھا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، اس ایکسپورٹ کے بڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، وی بینگ ایز نیشن؟ ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اس پہ پروگرام کریں گے اور اس پہ گفتگو ڈالر کریں گے، ملیں گے، خطے میں ہمارا اثر بڑھے گا، ڈالر بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ ویسے تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اس پچھلے ٹینیور میں 150 دورے کیے اور اس میں انہوں نے کو $35 بلین کے معاہدے کیے، ایم او یوز۔ تو ماشاءاللہ مطلب پیسے تو ہمارے تیار ہیں، ٹھیک ہے، بس مل نہیں رہے۔ تو میں جو یہ والے دورے ہیں آرمی چیف کے، ان کے ذرا چونکہ ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہیں، اچھا، اور رضی صاحب کہہ لیں کہ وہ ہمیں اس کے عسکری ایکسپورٹ کے بھی پیسے ملیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جو گیم چل رہی ہے اس میں ظاہر ہے پاکستان ایک اہم کی پلیئر ہے، اور اس کے بغیر اب سر دست دنیا میں خاص کر کے مسلم امہ کے حوالے سے کوئی فیصلہ ممکن نہیں ہے۔ اس سارے میں جو فیلڈ مارشل ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں جلد یا بدیر ہمیں غزہ میں تو جانا ہوگا، تھوڑا دیر ہو جائے لیکن جانا ہے۔ یہ مجھے کوئی مطلب کسی نے خبر نہیں دی، یہ میری ایک صحافتی کیلکولیشن ہے کہ ہمیں جلد یا بدیر جانا پڑے گا، کیونکہ مارکو روبیو جب یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کنسیڈر کر رہا ہے تو ایک اشارہ تو مل جاتا ہے کہ بھئی ایسا ہوگا، ایف اینڈ بٹس کے ساتھ کچھ نہ کچھ آگے بات بڑھ جائے گی۔ میری جو درخواست ہے اپنے فیلڈ مارشل صاحب سے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا بڑا اہتمام اور احتیاط رکھنی چاہیے کہ اگر ہماری فوج غزہ جاتی ہے تو ہم کسی شکل میں بھی حماس یا کسی اور کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ بات ہمیں اپنے اس جو ہو اس کے اندر ہمیں لکھوانی چاہیے۔ بات پہلے بھی طے ہے اور پالیسی لیول پہ طے ہے۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں یہ ریٹن ایگریمنٹ میں کا حصہ ہو، یہ بات طے ہو کہ پاکستان جو ہے وہ کسی شکل میں بھی وہاں پہ ان کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا۔ اس کی ریزن یہ کہ ہم پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں وہ ہم سے ایک یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کے محافظ ہیں۔ دیکھیں سعودی عرب مسلم امہ کا محافظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی طاقت سے تحفظ کا تصور پیدا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے نام سے ہی ہوتا ہے۔ سو آرمی چیف صاحب کا
सऊदी अरब का दौरा मुझे यकीन है उसी सिलसिले की कड़ी है। सऊदी अरब जो स्टांस लेगा पाकिस्तान भी वही स्टांस लेगा। ट्रू। लेकिन ये कि उससे पहले हम अगर अच्छी तरह ठोक बजा लें तो कोई बुराई नहीं है। और ये जो एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है कि जी पाकिस्तान हम वहाँ पे फौज भेजेगा और ये और वो, उस कैंपेन से मैं खुद को मतलब अलहदा रखते हुए भी यही यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान अगर फौज भेजेगा तो इसी शर्त पे भेजेगा कि हम किसी तरह भी अपने मुसलमान भाइयों के सामने नहीं खड़े होंगे या वो हमारे सामने नहीं है। सामने खड़े होने से मुराद है कि उनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, सामने उनके खड़े होंगे, हम अपना सीना पेश करेंगे उनके तरफ आने वाली गोलियां रोकने के लिए। जैसे हमने अभी माजी में भी पूरे मुस्लिम उम्मा ने पेश किया, जब उनके 70-80 हजार शहीद हुए तो हमने अपना सीना पेश किया था। भाई पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो है ना वो बोस्निया आता है, पाकिस्तान की तारीख के अंदर इंडोनेशिया आता है, पाकिस्तान की तारीख के अंदर अजरबैजान आता है, पाकिस्तान की तारीख के अंदर श्रीलंका आता है। ऐसे ना करें। पाकिस्तान की तारीख में ये इल्जामात आते हैं कि हम हर जगह जाके अपनी टांग अड़ाते हैं। नहीं, हमें भी आते हैं जो हमने बड़ी मुश्किल से जांच हम अक़वाम मुत्तहिदा का मैंडेट लेके गए थे भाई। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि वैसे हमने बड़ी मुश्किल से जाके वहाँ पे मुसलमानों की हिफाजत की है। हमने जाके अक़वाम मुत्तहिदा से मैंडेट लेके वहाँ पे जाके मुसलमानों मैं ये कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी मुश्किल से इस तासुर से जान छुड़ाई कि हर जगह जहाँ पे ऐसा होता है हम अपनी टांग अड़ा देते हैं। हमने अल्लाह का शुक्र है अब इस तासुर से खुद को निकाल लिया। अभी हम सूडान में भी जा रहे हैं, ठीक है, और वहां पे भी जाके हम मुसलमानों की रजी साहब चूंकि अस्करी तजियाकार है तो मैं कोई अस्करी तजियाकार नहीं हूँ, ज्यादा बेहतर है तारीख का तालिब इल्म होंगे। बड़ा आसान है आजकल किसी को जो भी इख्तलाफ करे ना वो इल्जाम ला दे कायदे आज़म गाल कढ़ी नहीं यार मुझे कह दे, मेरे लिए तो फख्र की बात होगी अगर मैं मुझे दिफाई तजियाकार कहेंगे, मुझे बड़ा फख्र होगा कि मैं एक दिफाई तजियाकार हूँ। ठीक है ना, आप सियासी तजियाकार, लेकिन जितने आपके पास इंफॉर्मेशन होती है इतनी तो वो सर्टिफाइड दिफाई तजियाकारों के पास पता नहीं कित्थों आ जाती है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, पता नहीं केड़ी चिड़ी है ਜਿਹੜੀ उड़ के पढ़ लेते हो, केड़ी किताब है सानू भी दे दो, हमें भी वो किताब पढ़ने के लिए। टेबल का फर्क है सिर्फ, नहीं टेबल का फर्क नहीं है, ये तकदीर का फर्क है। थोड़ी तकदीर होते ठीक है, ये मेरी तकदीर रहते ठीक है कि चलो ब्रेक के बाद में नाज़रीन को फिर से ज्वाइन करें और कुछ बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से कि क्या वजह है साल खत्म होने को आ गया है लेकिन सियासी कशीदगी खत्म होने को नहीं आ रही। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन साल खत्म हो गया है लेकिन मुल्क में सियासी कशीदगी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और हाल ही में खबर यह है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात से इनकार भी कर दिया है। मतलब यूँ कह लीजिए कि मुज़ाकरात की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। क्या वजह है, क्यों तजवीज़ को मुस्तरद किया गया और अगर तजवीज़ मुस्तरद कर दी जाती है तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरी बात ये कि हुकूमत भी यही कह रही है कि बानी पीटीआई की वाफ़ी के बगैर कोई बातचीत नहीं होगी। तो राना साहब रास्ता निकलेगा कैसे? रास्ता भी अंसार अब्बासी साहब ही निकालेंगे। अच्छा, क्योंकि ये उन्होंने दी है कि जनाब इमरान खान ने इनकार कर दिया। मैंने पूरी खबर पढ़ी, उसमें कहीं इनकार नहीं था। अच्छा, ठीक है ना, तो फिर तो वो सब एडिटर को निकालना चाहिए जिन्होंने हेडलाइन लगाई है। नहीं, लेकिन हो सकता है कि तहरीर के अंदर अगर इनकार का लफ्ज नहीं है तो फिर सब एडिटर नहीं, वो देखिए मैं एक अखबार का एडिटर हूँ, हम इसीलिए आपकी जुबान में बात कर रहा हूँ। मैं अर्ज करूँ कि होता ये कि बात चीजें सब एडिटर को कन्वे कर दी जाती है कि भाई खबर का मकसद ये है, शायर इस शेर में कहना ये चाहता है। अच्छा। तो उसे दे दे। उस खबर में ये कि इमरान खान ने उन्हें कहा है अपने ILF को, ISF क्या है, अमामिया इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को कि आप तैयारी करें जी। उसका कहीं मतलब ये नहीं कि आप मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अच्छा, ठीक है, तो ये ख्वाहिशों पे मबनी तबसरे अगर हों तो और उस पर हम ये करें तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो अचकज़ई साहब हैं और मेंगल साहब हैं और राजा नासिर साहब हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन के अंदर भी अपनी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग कर सकते हैं। अच्छा। नंबर 2। नंबर 3 ये वैसे तो उनकी मेहरबानी अचकज़ई साहब ने उन्होंने 8 फरवरी को मुल्कगिर हड़ताल का ऐलान किया है। ठीक। एक साहब ने अपने मुलाजिम से कहा कि मैं तेरे को बहुत खुश हूँ और तेरा आज से महीना बढ़ा दिया है। तो उसने कहा जी कितना बढ़ाया? उन्होंने कहा जी 34 दिनों का कर दिया है। ठीक है ना, तो इन्होंने भी महीना ऐसे ही बढ़ाया कि 2 माह बाद जाके ये कोई स्ट्राइक करेंगे, मूवमेंट होगी, कुछ मूवमेंट होगी। वो शुक्र है इन्होंने साल नहीं बताया कि 8 फरवरी 2030 के अंदर जाके हम ये करेंगे। इस सारी लड़ाई में इमरान खान अकेला है और इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बहुत तगड़ी है।
और इमरान खान अकेला एक कोठड़ी के अंदर बैठ के वो लड़ाई लड़ना चाह रहा है, सही। और इस कोठड़ी के अंदर उसके अलावा दूसरा कोई बंदा और शामिल नहीं है। अच्छा, ये चकजई साहब, ये वो अब जो कल कॉन्फ्रेंस हुई है 2 दिन की, हाँ। उस पे मेरा ख्याल है कोई 30-40 लाख रुपए खर्चे आए, जिसमें से 8-10 लाख तो खाली कॉफी 12 के लाख ऊपर 12 लाख 12 कॉफी पीने पे लगे। अच्छा, ठीक है, अगर ये चंद क्या नाम है पैसे वालों का एक क्लब की मीटिंग थी तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज इसमें इन्होंने क्या आउटपुट दी, क्या पॉलिटिकल कोई नैरेटिव नया दिया? इलेक्शन नए करा दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फारिग कर दें, यानी साढ़े लो ना ये किए। सो ये अगर इमरान खान अपनी जंग लड़ता है, जीतता है, हारता है, मुझे नहीं पता। नहीं तो फिर आपके नजदीक एलामिया में होना क्या चाहिए था डिस्कशन में? मतलब आप इन साहिबान से क्या एक्सपेक्टेशंस थी सर आपकी? क्योंकि मैं खुद भी इसलिए जानना चाह रही हूँ क्योंकि ये वो साहिबान है जो टीवी टॉक शोज में बैठ के तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जब इस फोरम पर आते हैं जहां पे कुछ ना कुछ हल निकलना होता है, या यूं कह ले कि कारकुनान भी वेट कर रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ तो एक स्ट्रेटेजी सामने आएगी। सर वो स्ट्रेटेजी निकलती है जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नया हो और नए इंतखाबात नहीं, आप कल के सारी प्रोसीडिंग देख लें, वो ऐसे लगता है जैसे कोई खानदान इकट्ठे होते हैं ना, तो वो एक दूसरे की बदखुइयां कर रहे होते हैं। देखे जी मुझे जब मार पड़ी तो मेरे साथ कोई नहीं था, कोई कह रहा था कि देखे जी मेरे साथ तनख्वाह रुकी तो मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। भाई ये नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म था जी जी, इसके ऊपर नेशनल लेवल की बात होनी चाहिए थी। ठीक है, दूसरी बात ये ज्यादती वाली बात है, आप मेरा पॉइंट उड़ा गए। नहीं, अच्छा ਤੁਹਾਡਾ पॉइंट थी। अच्छा दूसरी बात सुन ले, बात ये है कि एक मरीज है, उसे कार्डिक भी है, असाबी बीमारी भी है, डायबिटिक भी है, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी हाई है, और एक डॉक्टर आके उसकी उंगली के ऊपर एक सनी प्लास लगा के कहता है मैंने इलाज कर दिया। ये वो डॉक्टर है। अच्छा, ठीक है, मुल्क के मसाइल को क्या, गुर्बत के ऊपर कोई करारदाद या डिस्प्रिन दे के कहते हैं, हाँ, बिजली के ऊपर कोई करारदाद पास हुई, गरीबों के ऊपर कोई हुई, तो कोई बात आम आदमी की भी कर लेते। उसे बैठे फुप्पिया चाचिया ते खाला अंगर एक दूजे दी बदखुइयां करके घर आ गए तुसी। अच्छा चले, मुझे रज़ी साहब आप एक इजाजत दें, मैं इस तरह से एक और सवाल करूं क्योंकि जिस तरह गुफ्तगू निकल आई है। सर आप ही कहने हैं कि कल जो बातचीत हुई है वो खाने पीने के अलावा कुछ नहीं था, ठीक है ना, एक पार्टी सी थी, ठीक है, तो फिर सर ऐसे में वो जो बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि कमेटी सियासी जमातों को यकजा, मतलब यानी कि एक कमेटी जो है ना वो तश्कील दी जाएगी यही अपोजिशन जमातों की, तो फिर उस कमेटी का क्या होगा? अगर ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से जब कुछ नहीं निकला तो बैरिस्टर गौहर साहब की जो कमेटी होगी सियासी, सर वो क्या कर लेगी? ये आपा खुर्शीद की कमेटी होगी जो हमेशा लेके भाग नहीं जाती है वो, हाँ। ठीक है, ये वो आपा खुर्शीद की कमेटी होगी। अच्छा, कमेटी बना दो, कमेटी की करेगी जी, कमेटी बह के उत्थे की करेगी जी, कमेटी बह के जाके अदालत दे उत्ते फायरिंग कर देगी, कमेटी बह के क्या करेगी भाई? कमेटी बना दो, जब कोई काम आपने खून खाते डालना उन्हें तो कमेटी बना दो। नहीं, उसका कमेटी जो है ना वो 2 लफ्जों से मिलके बना है, कम मिट्टी। हाँ, अगर कोई काम जो है वो मिट्टी करना हो तो कमेटी बना दो, बस वही ना, काम डाल दे। तो ये मैं कल की जो है ना, ये चंद अमीर लोगों की एक मीटिंग थी चाय के ऊपर, और बस इतनी थी, इससे ज्यादा मैं इसकी कोई अहमियत और औकात नहीं समझ। अच्छा, तो रज़ी साहब मैं फिर बहुत सिंपल से सादे से सवाल की तरफ आऊंगी, इसमें आपके तमाम का तज्जिया जो सम हो जाएगा कि सर ये जो सियासी कशीदगी है ये कैसे खत्म होगी? 2026 के आगाज में भी चंद ही तकरीबन गालिबन हफ्ता बाकी रह गया, आज 22 दिसंबर है, 8 रोज बाकी हैं, और हुकूमत भी यही कह रही है कि जब तक बानी पीटे माफी नहीं मांगते उसके बगैर कोई बातचीत नहीं होगी। मामला कैसे बढ़ेंगे? अगला साल भी फिर ऐसा ही होगा? देखिए, मैं इसमें ना थोड़ा सा मुतासब हो सकता हूँ, इसलिए मैं पहले आपको बता दूं यहाँ पे तजिया करते वक्त, लेकिन तासुब जो है वो स्क्रीन पे डेलने से पहले मैं 2-3 बातें जो हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। इन्होंने 8 तारीख रखी है, ये मेरे और राना साहब के खिलाफ साजिश है, क्योंकि 6, 7 और 8 को पंजाब के अंदर बसंत मनाई जा रही है और ये हमारी बसंत खराब करना चाह रहे हैं। वैसे एक ये भी तरीका है एहतजाज करने का, आप उस कलर की गुड्डियां उड़ाएं उस दिन, है? देखो ना, पीटीआई वालों को आइडिया देते हैं ये। नहीं, मैं कहा आइडिया दे रहा हूं, पीटीआई वालों को आइडिया दिया कि आप इमरान खान की तस्वीरों वाली पतंगे उड़ाएं, इतनी छोड़े कि वो रावण तक पहुंच जाए, बेइंतहा पतंगे उड़ाएं उस दिन। जे राइवल साइड दी हवा ना हुई तो फिर की होएगा, फिर इंडिया पहुंच जाएंगे, राइवल से पीछे उड़ा लें जाके। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने, अभी मैंने चेक किया, मैंने चूंकि आपको लुकमा दिया था तो मैंने कहा मैं करेक्शन कर दूं, इसके अंदर जी सबसे ज्यादा खर्चा मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने उठाया, 10 लाख रुपए दिए।
5 लाख रुपए पीटीआई ने एज ए पार्टी दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए जिन्होंने पैसे ज्यादा दिए थे उनकी बात भी ज्यादा सुनी जानी चाहिए थी। ये जो है ना, ये कॉन्फ्रेंस देख के ना तो मुझे अपने मोहल्ले की मस्जिद याद आ गई जिसमें मैं जुमा पढ़ता हूँ। इजहार राना जी भाई, जैसे ही फराइज से फारग होते हैं ना, तो इससे पहले कि इमाम साहब जो है वो हाथ उठाएं दुआ करने के लिए, फराइज की जो दुआ होती है उसके बाद जो दुआ होती है, फौरी तौर पे ना एक बंदा खड़ा हो जाता है, जी मैं गरीब आदमी हूँ, बच्चे स्कूल से उठ गए हैं, बीमार रहता हूँ, कारोबार बंद हो गया, मेरी मदद फरमाए। यहाँ पे आपके कुछ हम मशरब लोग जो है, यानी कि साफी होने के दावेदार है, नहीं साफी, वो साफी होने के दावेदार लोगों ने एग्जैक्टली वहां पे ये किया। मेरी बीवी को ना एडवाइजर रखा आपने खैबर पख्तूनख्वा में, मैं बेरोजगार हो गया, मेरा आपने कुछ नहीं किया। और यार आप मुस्तफा नवाज खोखर को अलग में रिक्वेस्ट कर लेते मेरे भाई, वो दयालु आदमी है, अमीर कबीर आदमी है, आपको मायूस ना करता। माशाल्लाह पैसा है उन्होंने कमाया है, और शुष्का आदमी भी है। मेरा मतलब है कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब की सियासी फिक्र से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन वो बहुत अच्छे आदमी है। आपका अगर कभी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हुआ तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, ठीक है। उनके वालिद साहब से था, नहीं मेरा उनके साथ हुआ है, और बहुत धीमे, मुअद्दब और रिस्पेक्ट करने वाले आदमी, सब भी बहुत अच्छे एक इंसान। इसके बावजूद कि आप उनके सियासी इख्तलाफात से शदीद, सियासी ख्यालात से शदीद इख्तलाफ रखते हो। अब आ जाइए इसके ऊपर, देखिए अब अगर मैं ये कहूं कि इस पूरे मामले को सेटल करने की कुंजी जो है वो बानी पीटीआई के पास है। वो एक साइड पे आपके के ख्याल के अंदर महमूद अचकजई साहब ने ये जो डायलॉग करने की बात की है, ये उन्होंने अपने तौर पे की होगी, उन्होंने पीटीआई को कंसल्ट नहीं किया होगा, या उन्होंने उनसे नहीं कहा होगा। हुकूमत, इन्होंने जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी बानी पीटीआई ने, पिछली मुज़ाकरात पे पाबंदी, मुलाकात पे पाबंदी लगने से पहले की बात है, तो उसके अंदर उन्होंने महमूद अचकजई और नासिर साहब जो है, नासिर अब्बास साहब है, जी जी, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को नामजद किया था। और उस कमेटी ने हुकूमत के साथ डायलॉग करना था, डायलॉग का आगाज करना था। जो नामजद की थी एक आध मेरे ख्याल और साहब भी थे। तो एक साइड पे उन्होंने ये कहा है, दूसरी साइड के ऊपर उन्हीं के ट्विटर से ये आ गया कि जनाब उन्होंने जो सुहेल आफरीदी साहब हैं उनको कहा है कि जी वो खैबर पख्तूनख्वा बंद कर दें और स्ट्रीट एजिटेशन की तैयारी करें। अब ये दोनों बातें जो हैं वो एक ही साहब की तरफ से या एक ही सोर्स की तरफ से आने का मतलब ये है, पहला मतलब तो इसको आप पॉजिटिव लीजिएगा कि वो कोई फ्रंट खाली नहीं छोड़ना चाह रहे। भले वो लड़ाई का फ्रंट है, भले वो अमन सुलह का फ्रंट है, डायलॉग का फ्रंट है, हर फ्रंट पे हमारी ऐसी तर्जुमानी अल्लाह की कसम मैं भी नहीं कर सकता जो रजी इमरान खान की कर रहे हैं ना, ये तर्जुमानी कोई भी नहीं कर सकता। इस खूबसूरती से उन्होंने बताया कि जनाब वो हर मुआज के ऊपर वो अपने आप को रेलेवेंट रख रहे हैं। अच्छा, जो रेलेवेंसी है, ये सुनो देखो ये क्या कह रहे हैं रजी यार मेरी बात। अच्छा, मेरी एक और इम्पोर्टेंट चीज मेरी गुजारिश सुन लीजिए सर। अभी वीकेंड पे जो एक फैसला आया है कि इंटरपोल ने भी जुल्फी बुखारी साहब के खिलाफ जो है वो तफ्तीश को खत्म कर दिया है। मैंने हुकूमत को कई बार दावे करते हुए सुना है कि हम क्या कहते हैं बाहर से जो पीटीआई के लोग भागे हुए हैं या जो व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, मतलब किसी एक का नहीं कहा जाता जो नाम लेकर, मतलब जो भागी भी पीटीआई है उसको वापस लेकर आएंगे। सर इंटरपोल वालों ने तो तफ्तीश खत्म कर दी, क्या इनमें इतना है कि हुकूमत जो गए हुए लोग हैं उनमें से किसी एक को भी वापस लिया पाकिस्तान? मैंने वो जो एक कहावत सुनी थी ना कि नमाज बख्शवाने रोजे गले पड़ गए, रोजे बख्शवाने गए थे, नमाज गले पड़ गई। ठीक है, चले कुछ ऐसे अल्लाह ने बाय वन गेट वन के साथ का वो हमारे साथ किया कि चलो फिर साथ ये भी ले ले। ऐते गए सन लैन बुखारी को और बाकी लोगों को, हिजाद अकबर और ब्ला ब्ला ब्ला, ये लिया नानी वाले को और दादी वाले को। ठीक है ना, उनका चलो कुछ नहीं मिलता तो मते चंद अपने जिम्मे धर चले। अच्छा, मजे की बात है कि नानी वाले दादी वाले के आने से तो ये भी एक तासुर जन्म होता। अच्छा, जब इन्हें लेकर आया जा सकता तो फिर उन्हें भी लेकर आया जा सकता है, शायद एक ये भी नहीं, ऐसा नहीं है ना। अच्छा, उनको एक पॉलिटिकल, देखिए एक बात जरा समझे आप, ये जो बरतानिया अमेरिका शमरीका है ना, ये कोई हमारे फूफी के पुत्र नहीं है। ठीक है ना, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी बंदा बात करेगा ना,
برطانیہ اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. جو لوگ پاکستان کے خلاف باہر سے بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں نا, خدا کی قسم جو پاکستان کے اداروں اور پاکستان کے سالمیت کے حوالے سے کمپرومائز کرتا ہے, 100 بار لعنت ہے اس پہ, میرے طرف سے 1000 بار اس پہ لعنت ہے. لیکن ایک جملہ یار, جو پاکستان میں رہ کے آپ سے اختلاف کر کے پاکستان سے محبت کرتے ہوئے اختلاف کرتے, انہوں نے تو بخش دیو نا, ٹھیک ہے, انہوں نے تو ہاتھ نرم کر دیو نا. چلیں جو یہاں رہ کے, ورنہ پھر ایک ہی صورت بچتی ہے کہ پاکستان سے باہر جا کے اختلاف کیا جائے. ٹھیک ہے, رضی صاحب میرا یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے اس قسم کی سٹیٹمنٹ کی تفتیش کا ختم ہی ہو جانا سرے سے, یہ اس قسم کی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتے, تو سر باقی کیسز حکومت کے لیے کتنا بڑا درد سر بن سکتے ہیں, یا وہ یوں کہہ لیجیے نا کہ حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا, آپ مزید 2-4 اور پریس کانفرنسز کر کے اپنی بھڑاس نکال لیں. اچھا دیکھیے, میں اسار رانا صاحب کو جب دیکھتا ہوں تو میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے, اور وہ مجھے وہ پھپھو یاد آ جاتی ہے کہ وہ پرانے زمانے میں ٹیلکس آیا کرتا تھا جس کو ہم تار کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو ٹیلکس جب ڈاکیا دینے آتا تھا نا, اور ڈاکیا اسپیشل آتا تھا, وہ ٹیلکس دینے والا ڈاکیا جو تھا, تار آیا نا کیونکہ وہ ارجنٹ ہوتا تھا, تو وہ تار جو ہے نا وہ آتا تھا نا, اس سے پہلے کہ کوئی تار وہ پڑھ کے سنائے انہوں نے پٹ کے نا تو اپنا منہ لال کر لینا ہوتا تھا. بھائی پہلے بات تو سن لے اور بات سمجھ لیجئے. ویسے آپ ایڈیٹر ہیں, آپ کو کون سمجھائے, آپ کو تو سب کچھ سمجھ آتا ہے, لیکن میں 2 باتوں اس کو بڑا دیکھیے, جب بھی آپ بیرون ملک جاتے ہیں نا کسی بھی بندے کو کہ یہ جو ہے نا یہ بندہ ہمیں ریکوائرڈ ہے, تو اس کی 2 کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے. ایک تو وہ اس کا پولیٹیکل ڈیفرنسز ہے, موجودہ حکومت کا وہ باغی ہے اور موجودہ حکومت سے اس کے اختلافات ہیں. دوسری طرف آ جاتا ہے, ایک منٹ ایک سوال لے لوں میں اپنی رہنمائی کے لیے بھی. تو سر رضی صاحب, اس قسم کی تو کیا کہتے ہیں درخواستیں انٹرپول میں پھر میں کہتی ہوں ہر دور حکومت میں جاتی ہیں, ہر دور حکومت میں جاتی, اور یہیں سے ان درخواستوں کی سیریسنس کا آپ اندازہ کر لیں. اس میں اندازہ یہ, اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں بیشتر اس طرح کی درخواستیں جو ہیں ہم کوشش کرتے رہے مارشل لاؤ کے دور کے اندر. اچھا, تو انٹرپول کہتا ہے جی پہلے آپ اپنی لیجیٹیمیسی بتائیں نا, آپ تو خود مارشل لا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سائیڈ تو یہ ہو گئی, اسارہ نا توجہ کا تعلق, ایک تو یہ سائیڈ ہو گئی کہ وہ پولیٹیکل, دوسری سائیڈ پہ ہے ان کا خدا, کیونکہ مالیاتی نظام جو ہے کچھ سونے کے بچڑے کے پجاریوں کا خدا ہے. اگر آپ ان کو یہ بتائیں کہ آپ کے خدا کی شان کے اندر انہوں نے گستاخی کی ہے, یعنی آپ کے مالیاتی نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے, تو وہ 295C کے بعد جس طرح کے جذبات پاکستان میں ہوتے ہیں نا, وہاں پہ ویسے جذبات ہو جاتے ہیں. آپ اگر جا کے یہ بتائیں کہ اس نے یہ مالیاتی فراڈ کیا ہے, وہ کہیں گے ایک لمحے سے پہلے اس کو اٹھا کے لے جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات جو ہے, یہ جو کائیاں قسم کے بیوروکریٹ اور پروموٹیے قسم کے FIA کے افسر ہوتے ہیں نا, جنہوں نے وہ ریڈ وارنٹ کے لیے لکھنا ہوتا ہے, یہ انہیں معلوم ہے. تو جس کو لانا ہو اس کے اوپر وہ مالیاتی الزامات لگا دیتے ہیں, اور جس کو نہ لانا ہو اس کے اوپر سیاسی لگا دیتے ہیں. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیے, زلفی بخاری صاحب سے کسی کو 100 اختلاف ہو, لیکن زلفی بخاری صاحب نے یہاں سے جانے کے بعد بہت سوبرلی بیہیو کیا ہے. ہاں, کوئی ایسی نام لے کے کوئی ادارے کوئی یہ وہ کسی کو کچھ نہیں سوبرلی بیہیو کیا. میں نے تو اس کے ایک لفظ کے اندر, انہوں نے کسی کے خلاف بدزبانی نہیں کی. ٹھیک ہے, ان کو تو وہ آڈیو مار گئی مرشد والی, ادروائز تو انہوں نے جب وہ یہاں پہ تھے تب بھی, اور جب وہ یہاں پہ نہیں تھے تب بھی انہوں نے اس معاملے کے اندر سوبرلی بیہیو کیا. انہوں نے کسی کی کردار کشی نہیں کی, اور ان کے خلاف تو یہ کیس ویسے ہی نہیں بنتا تھا جو کہ ڈالا گیا تھا. ٹھیک ہے, چلیں پوائنٹ آپ کے مجھے بہت کہا جا رہا ہے کہ بریک لینی, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ناظرین تو ایک اور عوامی مسئلے کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا وجہ ہے. یہ عوامی ہے اعتبار سے کسانوں کے حوالے سے, اور کچھ ہماری اپنی جیبوں کے حوالے سے بھی, کہ جب کرشنگ کا سیزن چل رہا ہے تو کیا وجہ کہ گورنمنٹ چینی امپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ کرشنگ مکمل جیسے ہی ہوگی فوری طور پر وہ چینی مارکیٹس تک پہنچا دی جائے گی. آفٹر دی بریک اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, ایک طرف تو مہنگائی کا گراف پاکستان میں نیچے آنے کی نوبت نہیں کر رہا, تو دوسری طرف ہم کچھ حکومتی اگر فیصلوں کی طرف دیکھیں, نظر دوڑائیں, تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت ہی نہیں چاہتی. اس قسم کے فیصلے لیے جاتے ہیں کہ جس سے
आम और सादा अल्फाज में अगर मैं कहूं तो गरीब की जो जेब है उसने छलनी ही होना है और किसानों ने परेशान होकर इस हुकूमत को कोसने ही डालने हैं। ये बात मैं इसलिए भी कर रही हूं कि वफाक ने यानी कि फेडरल ने क्रशिंग के महीने में चीनी को इंपोर्ट किया है और नवंबर के महीने में जो है वो 76,752 मेट्रिक टन चीनी जो थी वो दरामद की गई और इससे पहले वफाकी काबीना ने 4 जुलाई को 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दी थी, जिस पर किसान खासे सरापा एहतजाज हुए थे। शुगर्स मिल्स एसोसिएशन खासे सरापा एहतजाज हुई थी, फिर जिस पर हमने देखा था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी की दरामद पर टैक्सों से तस्ना दिया गया था। रजी साहब, आपको ये कुछ अदादो शुमार नजर आते हैं? क्योंकि इस किस्म की डिसीजन मेकिंग अगर होगी तो ऑटोमेटिकली मार्केट में फिर महंगी चीनी ही दस्तयाब होगी ना, जब आप इंपोर्ट मंगवा रहे हैं तो, और वो भी क्रशिंग के सीजन में। हाँ जी बिल्कुल। पहले हम टेक्निकल साइड को देख लें। इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं, मैं और इसार राना साहब आपकी खिदमत में हाजिर होकर जो अर्ज कर रहे हैं, इस वक्त तक क्रशिंग का आधा टाइम गुजर चुका है। जितना क्रशिंग का सीजन होता है उसका हाफ गुजर चुका है, और वक्त गुजरने के बावजूद भी 80% गन्ना इस वक्त खेत में खड़ा है। मैं बाकायदा मार्केट सर्वे के बाद आपसे अर्ज कर रहा हूँ। बाकी 50% सीजन के अंदर किसानों ने 80% डालना। अब इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। किसान कहता है कि इस डिले क्रशिंग की वजह से मेरी एक और क्रॉप जो मैंने 6 माह की ले लेनी थी, अगर आप नवंबर में उसकी क्रॉप खत्म कर देते तो दिसंबर से अप्रैल तक उसने एक और फसल ले लेनी थी, वो तो आपने लेने नहीं दी उसको, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है, मैं अगली फसल का भी रेवेन्यू इसमें से लूंगा, क्योंकि जमीन तो मेरी ऑक्युपाई नहीं है ना, तो महंगा बेचूंगा। तो किसान उसको डिले करता जा रहा है कि ठीक है भाई, अगर आप जो है वो अर्ली हमारा नहीं खरीद रहे तो अब हम भी अपनी मर्जी के रेट पे खरीदेंगे, वरना गन्ना खड़ा है। अब वो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका गन्ना सूख जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हार्वेस्ट करें। वो कहते हैं जी रेट दें। सही है, ठीक है, जायज है। हाँ। ये तो एक उधर चल रही है। तो 20% सिर्फ चीनी पैदा हुई है। अच्छा, पहले ये होता था कि ये इब्तदाई चीनी हमारी फौरन निकल जाया करती थी अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान का बॉर्डर भी हमने किया हुआ है बंद, उधर भी नहीं जा रही। ये जो हुकूमत ने इंपोर्ट करने का फैसला शुरू किया है और 62 लाख टन गंदम का रिजर्व भी पाइल अप करने का फैसला किया है, ये फैसला किया है पिछले साल के अंदर जो शुगर मिलर्स ने, और इन्होंने हमारे साथ किया है खिलवाड़ फ्लोर मिलर्स ने। तो फिर हमारे यहाँ वफाकी हुकूमत ने एक मीटिंग की, उन्होंने कहा कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक रिजर्व, आप समझते हैं ना मेरी बात? जी जी, स्ट्रेटेजिक रिजर्व होना चाहिए ताकि चीनी मौजूद नहीं हम होती। हाँ। उस एक्सट्रीम लेवल की ब्लैक मेलिंग का शिकार ना हो, ना फ्लोर मिलर से और ना ही शुगर मिलर से। ठीक है। तो लिहाजा ये जो 8 लाख टन से लेके 12 लाख टन तक चीनी के रिजर्व होंगे, ये स्ट्रेटेजिक होंगे। इनका मार्केट से ताल्लुक तब बनेगा जब एक लिमिट से ऊपर जाने लगेगी ना चीनी की कीमत, तो ये चीनी में डाल दिए जाएंगे, मार्केट में डाल दिए जाएंगे हुकूमत की तरफ से। मतलब फर्ज करें हुकूमत तय करती है जी अगले साल हमने 200 रुपए पर केजी मेंटेन रखना है। इस वक्त तो 240 बिक रही है ना, तो जैसे ही वो 210 के करीब पहुंचे, हुकूमत अपनी चीनी डाल दे 190 के रेट के ऊपर, और वो चीनी वापस नॉर्मलाइज हो जाए। मुझे जरा मैं राना साहब की तरफ आती हूँ। ठीक है, यही हाल गंदम का 62 लाख टन से लेके 70 लाख टन तक का जो रिजर्व पाइल अप किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है कि जैसे ही वो मिलर जो है वो आटा कीमत बढ़ाना चाहे, हुकूमत वो अपना स्ट्रेटजिक रिजर्व में डाल दे। ऑब्जेक्टिव ये है, होता है या नहीं होता ये नहीं मुझे पता। नहीं, मैं इस ऑब्जेक्टिव की तरफ भी आ जाती हूँ। अगर मैं इस ऑब्जेक्टिव की तरफ आ भी जाऊँ राना साहब, तो वहां पर भी दो सूरत हाल है ना। एक तो ये कि आपने चीनी इंपोर्ट की, इंपोर्टेड चीनी है तो सर महंगी तो मिलेगी, ठीक है ना। यहां पर आ गया आपका और मेरा एंड कंज्यूमर का इस्तेसाल। अभी हमारा जो किसान है उसका इस्तेसाल मौशी तौर पर वो अलग हो रहा है। उसका गन्ना, जैसे कि रजी साहब फरमा रहे हैं, अभी उसकी क्रॉप्स खड़ी हुई हैं, हार्वेस्ट नहीं हो सका है। उसकी सेकंड क्रॉप जो कि उसने काश्त करनी थी वो भी नहीं हो पा रही है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर किसान की हड्डी भी तोड़ रही है, ठीक है, और एक आम सारिफ की, एक आम आदमी की हड्डी भी तोड़ रही है। अच्छा देखिए, ये जो चीनी की रजी भाई बता रहे हैं ना जी, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बेहतर मुफाद में ये कि इस चीनी को पहले किया जाए एक्सपोर्ट। मैं तो कह रही हूँ इसको पाकिस्तान के बेहतर तरीन मफाद में कौमी सलामती का मसला बना दिया जाए। नहीं, इसे पहले एक्सपोर्ट किया जाए और फिर उसको ही इंपोर्ट कर लिया जाए।
तो बहुत सारे गुरबा की जिंदगी में किन संवर जाएगी। जाएगा, ठीक है ना। ठीक। आपको याद है कि लास्ट टाइम निगरान हुकूमत के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो एक दूसरे को कहा गया कि तुमने दिहाड़ी लगाई, वो कहते थे तुमने वो चीनी पे लगी थी। पीपल्स पार्टी के वजीर के ऊपर ये कहा जा रहा था कि उसने ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करा के एक लंबी दिहाड़ी लगाई। वो हालांकि काकड़ साहब थे बस, ठीक है ना। नहीं वो नून लीग के ऊपर भी उन्होंने नहीं, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब जब उसमें आए हैं ना, या इंटर्म उसके अंदर निगरान सेटअप में, निगरान में आए, हाँ, निगरान में आई थी वो। जी तब की बात है ये। तो ये जो दोनों के दरमियान, समीला और कलीमुल्ला के दरमियान ये चलता रहता है ना, हाँ। कि मतलब पार्ट टाइम चोर चोर का खेल। लेकिन ये जो अब चीनी का जो मामला चल रहा है, मेरा सवाल तो ये है कि अभी रजी साहब ने 2, 4, 5 दिन पहले एक प्रोग्राम में मुझे बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा भी हम चीनी के ऊपर मार्जिन रुक लेना तो 80-90 के करीब जाती है। इन्होंने मुझे वो बताया था कि सारे खर्चे मुनाफे डाल के इन्होंने बताया था कि पर केजी गन्ना इतना हो तो इतने का पड़ता है, उस पे कॉस्ट इतनी पड़ जाएगी, उस पे बाकी चीजें इतनी पड़ जाएंगी, भरना ये वो, दरमियानी रस्ते मार्केट करके 90 तक चली जाती है। ये 240 रुपए कैसे बिक रही है? ये मेरा सवाल है। मुनाफा लेना है और कौन ले रहा है? ये शुगर मिल आपकी है, इक्वल टू पेट्रोल होगी ना सर। आपने जो ये आज माशाल्लाह अच्छा खूबसूरत स्वेटर पहना है, ये मेरा ख्याल है ये जो आपकी चीनी की मिलें है ना। नहीं सर, नहीं है आपकी। नहीं। आपका ताल्लुक हुक्मरान खानदान से नहीं सर, नहीं है? नहीं, खुदा की पनाह। आप जरदारी साहब से कोई आपका मैं सिल्वर स्पून चाइल्ड हूं ही नहीं सर, आई एम अ स्ट्रगलर। यू आर स्ट्रगलर। बहुत सारी जिंदगी तुसी धक्के ही खाने ने, बस ये लिख लें। हाँ। तो भाई जिनकी शुगर मिले हैं, कौन लोग हैं वो? नाम आए ना सामने। इमरान खान के दौर में है कि जी इन्होंने $4 अरब का इन लोगों में पैसा तकसीम हो गया चीनी का। आज तक नाम नहीं आ सका उनके, इमरान खान ने भी नाम नहीं लिया, ले ही नहीं सका। फिर कहा यह गया कि उसमें एक ताकतवर खानदान के बच्चे का नाम आया तो जनरल फैज ने एहतमाम से उन्हें पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया कि चीनी में तुम्हारा नाम आ रहा है एक ताकतवर खानदान के, सियासी खानदान के, तो उसके बेटे को बाहर भिजवा दिया। ठीक है, तो भाई ये इन लोगों के नाम नहीं लिए जा सकते। एक सबमिट दे दीजिएगा, इनके नाम नहीं लिए जा सकते। डीजी ISPR साहब ने कहा कि सियासतदान मुलविस हैं पेट्रोल की स्मगलिंग में और इस ईरान से जो आता है, आज तक उनके नाम नहीं सामने आ सके। अभी आया कि जी पुर्तगाल के अंदर 20,000 ब्यूरोक्रेट्स ने जगह ले ली। ठीक है, उनके नाम ले लिए जिसके इवज उनको नेशनलिटी मिल गई, आज तक उनके नाम नहीं सामने आ सके। $20 अरब का पता चला कि ये पाकिस्तान से बाहर चले गए 1 साल पहले। कौन लेके गया, किन्होंने किया, आज तक उनके नाम सामने नहीं आ सके। IPPs के एक्चुअली ओरिजिनल को कितने मालिक हैं, कौन कौन है, आज तक उनके नाम। भाई ये मुल्क ताकतवरों का मुल्क है, ये ऊपर बैठे हुए माफियाज का मुल्क है। इनमें मजदियां पैना होंदियां ने, मेरा नाम आ जाएगा, रजी को 2 दफा पुलिस पकड़ के ले जाएगी, FIA 2 दफा रजी को पकड़ के ले जाएगी, FIA उनके नाम नहीं बताएगी जो पाकिस्तान से बाहर ब्यूरोक्रेट पैसे लेके गए। मुख्तसर सा वक्त है, सिर्फ एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रही हूँ सर। अब जब आपने सारी स्ट्रेटेजी बताई दी है कि हुकूमत ये करना चाह रही है कि मार्केट में उनकी ऑब्जर्वेशन ये है उनकी, तो फिर सर किसानों के लिए भी तो कुछ सोच ही रखा होगा ना। आप ये देखिए, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। एक केन कमिश्नर होता है 20वें 21वें ग्रेड का अफसर, जो वीट कमिश्नर एक अलग है, केन कमिश्नर अलग है, राइस कमिश्नर अलग है। ये उस फसल की निगरानी कर रहे होते हैं। ठीक है। केन कमिश्नर को ये कहे हुए 2 हफ्ते हो गए हैं कि शुगर मिलों ने ये तमाशा लगा रखा है ना कि थोड़ी थोड़ी कैपेसिटी पे चल रही हैं, कभी चलती हैं, बंद कर दी जाती हैं, ये ना कीजिए और शुगर मिलों को कंसिस्टेंसी से पूरी कैपेसिटी पे चलाइए ताकि किसान का गन्ना पहुंच सके। शुगर मिलों के कान के ऊपर जूं नहीं रेंगी। पिछले केन कमिश्नर ने थोड़ी सी गुस्ताखी की थी, अगलों ने रातों रात उसका ट्रांसफर करवाया था हिसार राना, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी इसने मातम किया है इस राना ने, मुझे याद है एक साहब हैं जिनका नाम है ख्वाजा आसफ साहब। ख्वाजा आसफ साहब ने, मैं इसार राना की सलामती के लिए दुआ गो हूँ, ख्वाजा आसफ साहब ने ये सुर उठाना शुरू किया था कि सारी उम्र लोग हमें एहतसाब का शिकार रखते हैं, हम जेलों में जाते हैं। तो यार ये 20,000 बंदे का फिगर भी उन्होंने दिया था। ये जो 20,000 बंदा 22,000 जो है जिन्होंने जाके वहाँ पे पुर्तगाल के अंदर शहरियत ली है, वो सिविल ब्यूरोक्रेट है सारे। ठीक है, उनका तो कोई नाम नहीं लेता।
अगलों ने ख्वाजा साहब के अपने हलके के अंदर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर था, वो एडीसी था, वो ला के उसके ख्वाजा साहब के गले में लटका दिया वो हार कि हुन बोल। ओके, हुकूमत ने अपना तो इंतजाम कर लिया, आम सारिफ का भी सोच रही है, लेकिन किस तरीके से सोच रही है मुझे तो वो समझ नहीं आ रहा है कि इंपोर्ट कर रही है और अपने ही किसानों को जो है वो 4 पैसे ज्यादा नहीं दे सकती, हाँ लेकिन इंपोर्टर को दे सकती है, बाहर दूसरे मुल्क में जो है ना लंबा चौड़ा खर्चा कर सकती है आपके और मेरे टैक्स के पैसों से, और फिर दोबारा हमसे ही टैक्स निकलवाना है जब महंगी चीनी हमें बेचनी है। तो हुकूमत को कुछ अपनी हरकतों पर गौर करना होगा, इदारा शुमारियात हो जाए या फिर IMF की रिपोर्ट्स हो जाए, यूं ही नहीं बन जाती। इजाजत दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।